हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रभा सिंह। म्यूज़िक स्टार थ्योरी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आपको सभी को मेरी वीडियोस बहुत ही पसंद आ रहे हैं। आज हम इस वीडियो में आलाप के बारे में जो है ना स्वस्थान नियम वगैरह क्या होते हैं उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आने वाली है। तो देखिए, थोड़ा सा हम संगीत के बारे में पढ़ते हैं कि देशी संगीत जो है, गान जो था उसको देशी संगीत बोला जाता था। उसके अंतर्गत इसके जो भेद थे वो दो थे, निबद्ध गान और निबद्ध गान। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये पता चले कि आलाप जो है वो किसके अंतर्गत आता है, इसलिए मैंने थोड़ी सी वीडियो डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, निबद्ध गान क्या होता है कि जो संगीत तालबद्ध होता है उसे क्या बोलते हैं, निबद्ध गान बोलते हैं। उदाहरण के लिए हम कैसे देखते हैं कि जैसे ध्रुपद हो गया, धमार हो गया, ख्याल, टप्पा, ठुमरी, है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या है, निबद्ध गान है। क्यों गाना है? क्योंकि ये सारी चीज़ें ताल में होती हैं। और प्राचीन काल में क्या होता था, प्रबंध वस्तु रूपक जो थे ये निबद्ध गान के अंतर्गत आते थे। अब क्वेश्चन आते थे, ठीक है। अब क्वेश्चन कई बार दे भी देते हैं कि वस्तु का संबंध किस गान से है, तो निबद्ध गान से है, ठीक है। अब आधुनिक काल में हमें गीत के कितने खंड मिलते हैं? दो मिलते हैं। अब खंड के मतलब हमें पता ही है, हमें स्थायी और अंतरा होता है। लेकिन प्राचीन काल में हमें गीत के कितने खंड मिलते हैं? 5 मिलते हैं। कौन कौन से? उद्ग्रह, ध्रुव, मेलापक, अंतरा और आभोग। जबकि ध्रुपद का पूछा जाए तो 4 मिलते हैं प्राचीन काल में। प्रबंध के अंतर्गत 4 मिलते हैं। जब गान के पूछे जाए तो 5 बोलोगे आप, ठीक है। इन्होंने अंतरा भी जोड़ दिया इसमें और इसमें आभोग भी जोड़ दिया, ठीक है। गीत के हमें 5 खंड मिलते हैं। अनिबद्ध गान क्या है? अनिबद्ध गान जो होता है कि जो ताल में बंधा हुआ ना हो। आलाप कई बार आता था कि आलाप इनमें से अनिबद्ध गान से कौन सा क्या संबंधित है, तो आलाप आप लिख सकते हो। अब प्राचीन काल में आलाप के कितने प्रकार थे? 4 प्रकार थे। कौन कौन से? रागालाप आ जाता है, रूप का लाप आ जाता है, अलाप्ति गान आ जाता है, और क्या आता है? स्वस्थान, ठीक है, स्वस्थान। प्राचीन काल में हमें जो आलाप के प्रकार मिलते हैं वो 4 मिलते हैं, रागालाप, रूप का लाप, अलाप्ति गान और स्वस्थान, ठीक है। अब हम इस पर डिस्कस करते हैं रागालाप क्या है, ठीक है। एक एक डिस्कस करेंगे सारा। रागालाप में क्या होता है? इसमें क्या होता है कि राग के स्वरों का विस्तार से, यानी कि आज हम जैसे मान लो हिंडोल राग गा रहे हैं, हिंडोल राग में कौन से स्वर पर न्यास है ज़्यादा, तो हम उस स्वर को ज़्यादा दिखाएंगे कि जिससे कि हमें पता चल जाए कि उसकी जो पकड़ वगैरह हम लेते हैं वो सारी अंश न्यास सब कुछ उसमें ध्यान रखते हैं, किस पे अल्पतव है, किस पे बहुत्व है। तो वो एक तरह से क्या है कि आलाप के अंतर्गत कोई भी राग हम जब गाते हैं तो स्टार्टिंग में हमें पता चल जाता है कि कौन सी राग हम गा रहे हैं। उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो सारी किस में आती है? रागालाप में आती है, कि हमें किस स्वर पर बहुत्व देना और किस पे ओढ़व देना है, बहुत्व देना और ठीक है, बहुत्व देना है, मतलब जिस स्वर पे ज़्यादा रुकना है या फिर अल्पतव देना है। ऐसे रूप का लाभ क्या होता है? इसमें भी राग के सभी लक्षणों का पालन तो किया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि प्रबंध की जैसे धातु जो होती थी ना, प्रबंध की धातुओं के समान उसके अलग अलग खंड करने पड़ते थे इस रूप का लाप में। प्रबंध के जैसे धातु थे ना, 4 धातु मैंने आपको बताए थे, अलग अलग चीज़ें थी उसमें, वो अलग अलग चीज़ों में डिवाइड करना पड़ता था। उसी तरीके से रूप का लाप में भी रागों की अलग अलग चीज़ें दिखानी पड़ती थी, जिससे कि गायक पूरी राग की व्याख्या कर दे, ठीक है। जैसे ध्रुपद गा रहा है तो शिव के बारे में वो स्टार्टिंग जो कर रहा है वो हर चीज़ दिखा रहा है, तो वो रूप का लाप में आ गया। अब आलाप्ति गान क्या है? इसमें क्या होता है? राग के सभी नियमों का पालन करते हैं और इसके साथ साथ त्रिभाव और अविर्भाव भी दिखाया जाता है। और हमें स्वस्थान नियम के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो हमें संगीत रत्नाकर से मिलती है। तो ये एक टॉपिक ज़्यादा कोई टिपिकल नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन एक आधा तो बन ही जाता है। आलाप के प्रकार पूछ लेते हैं, स्वस्थान का संबंध किससे है, ऐसे करके क्वेश्चन तो पूछ लेते हैं। उसके बाद आता है स्वस्थान नियम का लाभ। देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसकी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। इसमें थोड़ी सी अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगी जो आप कंफ्यूज हो सकते हो जिसको देख के। इसमें क्या होता है कि विषय आलाप का ये अलग ही तरीके का नियम है, इसमें इसको स्वस्थान कहते हैं। इसमें राग के लक्षणों का पालन करते हैं और इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि आलाप के 4 प्रकार थे, ठीक है। लेकिन अगर स्वस्थान नियम के आलाप के प्रकार भी पूछे जाएँ तो उसके 4 प्रकार थे। 4 तरीके से इसको बांटा गया स्वस्थान नियम के आलाप को, ठीक है। और ये स्वस्थान के बारे में हमें जानकारी मिलती है किस ग्रंथ से मिलती है? संगीत रत्नाकर ग्रंथ में भी हमें इसके बारे में सारी जानकारी मिलती है, ठीक है। और इसका याद रखना, पहला क्वेश्चन तो यही दे रहे थे, स्वस्थान का संबंध किससे है, तो अपने को याद रखना है आलाप से। स्वस्थान के कितने आलाप हैं? 4 हैं। स्वस्थान नियम के प्रकार से कितने? 4 हैं। स्वस्थान के बारे में जानकारी किससे मिलती है? संगीत रत्नाकर ग्रंथ से मिलती है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना। अब हम स्वस्थान के 4 प्रकार जो आते हैं उसके बारे में बात करते हैं।
देखो पहले स्वस्थान में क्या होता है, द्वयर्थ स्वर के नीचे के स्वरों में आलाप करना पड़ता था। अब ये द्वयर्थ क्या है, द्वयर्थ का मतलब होता है कि मान लो अंश स्वर से चौथा स्वर जो होगा ना, मान लो अंश स्वर से या वादी स्वर से, वादी मान लो दरबारी कानड़ा कर रही है, उसका चौथा स्वर जो जाएगा, मतलब वो जो राग में यूज़ होना चाहिए वहाँ तक, उसके नीचे के स्वरों तक अगर आलाप करते हैं ना, मान लो अगर दरबारी कानड़ा कर रहे हैं ना, वादी स्वर, अंश स्वर तो साई माना जाता है, तो रे मानते हैं ना हम, तो वहाँ से अगर नीचे उस रे से चौथा स्वर जो जाएगा ना, वहाँ से जो आलाप लिए जाएंगे ना, वो प्रथम द्वयर्थ स्वर के अंतर्गत आएंगे। लेकिन हमें ये है कि द्वयर्थ स्वर तक नहीं जाना, द्वयर्थ स्वर के नीचे तक मंत्र सप्तक का भी जा सकते हैं अपने, ठीक है, नीचे तक के स्वरों को तक करना है हमें। द्वयर्थ का मतलब ये है, लेकिन द्वयर्थ का मतलब होता है कि प्रथम स्वर से चौथा स्वर, यानी अंश स्वर से या वादी संवादी स्वर से, वादी स्वर से चौथा स्वर जो होता है उसमें करना होता है, ठीक है। दूसरे स्वस्थान में द्वयर्थ स्वर तक आलाप करना होता है, ठीक है। पहले में क्या था, द्वयर्थ स्वर से नीचे तक आलाप करना था, दूसरे में क्या था, द्वयर्थ स्वर तक करना था, यानी कि अंश स्वर से चौथे स्वर तक के बीच में हमें 4-5 स्वरों में घूमना है। तीसरा आता है स्वस्थान में अर्ध स्वर तक आलाप किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, द्वयर्थ और द्विगुणित स्वर के बीचों के स्वरों तक आलाप किया जाता है। अब द्वयर्थ तो मैंने बता दिया, अंश स्वर से चौथा स्वर होता है, लेकिन द्विगुणित क्या होता है, अंश स्वर से 8वां स्वर, यानी चौथे और 8वें इन दोनों स्वरों के बीच में ही जो आलाप किए जाएंगे वो अर्ध स्थित स्वर आएंगे। यानी कि दरबारी कानड़ा का मैंने आपको बता दिया वादी रे है, ठीक है। रे से अगर 8वां स्वर कौन सा जाएगा, वहाँ तक से रे से लेकर और 8वें स्वर के बीच में ही हमें घूमते रहना है, तो ये अर्ध स्थित स्वर आएगा। द्वयर्थ का मतलब होता है अंश स्वर से चौथा स्वर, द्विगुणित का मतलब होता है अंश स्वर से 8वां स्वर, ठीक है। और इन अर्धस्थित का मतलब होता है इन दोनों के बीच में घूमते रहना है। अब अंतिम जो स्थान में आता है द्विगुणित, द्विगुणित मैंने आपको बताया था अंश स्वर से 8वां स्वर, ठीक है, अंश स्वर से 8वां स्वर। अब हमें इसमें द्विगुण से अंतिम स्थान में क्या होता है, द्विगुण से, यानी कि अंश स्वर से 8वें स्वर से हम ऊपर भी जा सकते हैं, तार सप्तक तक जा सकते हैं, तार तक जा सकते हैं। अर्धस्थित में तो क्या था, द्वयर्थ और द्विगुणित के बीच में घूमना था हमको, है ना, उन 8 स्वरों के बीच में आलाप लेने थे। लेकिन द्विगुणित अंतिम स्थान जो है, ये अंतिम जो चौथा प्रकार आता है द्विगुणित जो आता है, इसमें हमें द्विगुणित के ऊपर तक स्वरों तक जा सकते हैं, यानी 8वें के ऊपर से 9वें 10वें 11वें 12वें तार सप्तक तक हम जितना जाना चाहें उसके अंतर्गत हम जा सकते हैं। लेकिन हमें आधुनिक काल में ना इसका कोई भी ऐसा प्रकार या कोई भी आलाप का प्रकार हमें नहीं मिलता, हम नॉर्मली आलाप गाते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप शेयर करना, लाइक करना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। ये वीडियो इतनी सी है लेकिन सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई है। थैंक यू।